जय हिंद। आप सभी का स्वागत है डीएस एजुकेशन यूट्यूब के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएसआई के लिए जो एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है आप लोगों के इस चैनल पे, तो आई होप आप सभी को काफ़ी हेल्प मिल रहा होगा इस क्लासेस से, जितनी भी क्लासेस आप लोगों ने देखे होंगे। और उसी क्रम में ये नया क्लास और आप लोगों का पेपर बहुत नज़दीक है, तो एक अच्छा ब्रशअप, एक अच्छा रिवीजन आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, क्लास को बिल्कुल स्टार्ट करते हैं ऑन टाइम और थोड़ा स्पीड में भी चलेंगे, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी बहुत तेज़ी से होती रहे, क्योंकि अब समय काफ़ी कम है। तो आई होप आप सबने सब कुछ पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब एक अच्छा रिवीजन की कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली हम पेपर में सॉल्व क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। उसी क्रम में हमारा आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आप लोगों को फटाफट देखना है, आपको चेक करना है आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। क्वेश्चंस के आंसर के साथ साथ आप मेरे एक्सप्लेनेशन यानी कि जो व्याख्या है उसको ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन में हेल्प करेगा। चलो भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 30 जून 2020 तक 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है वो कितनी बार संशोधन किया गया है ना। अब देखो, ये सवाल जो है आपका पेपर में आया था कब? ये सवाल आपका 2021 में यूपीएसआई के पेपर में आया था। अब 2021 में पूछा था तो देखो 30 जून 2020 यानी पिछला डेटा पूछा था। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ये सीरीज में मैं करवा रहा हूँ। तो ध्यान रखना, प्रस्तावना की मैं बात करूँ, प्रियम्बल की बात करूँ, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रियम्बल में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है, केवल एक बार अमेंडमेंट प्रियम्बल में हुआ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद करना। ठीक है, और ये संशोधन कब हुआ था? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, यानी कि 42वां संविधान संशोधन था, और ये किया गया था 1976 में। ठीक है, यानी कि प्रियम्बल में, प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कितने शब्दों को? 3 शब्दों को जोड़ा गया था, 3 वर्ड को जोड़ा गया था। वो वर्ड कौन कौन से थे? एक वर्ड था आपका सोशलिस्ट, सोशलिस्ट। एक वर्ड था आपका सेकुलर, और एक वर्ड था आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी है ना। सोशलिस्ट को हिंदी में कहते हैं समाजवाद, सेकुलर को हिंदी में कहते हैं धर्मनिरपेक्ष या इसको पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं, और इंटीग्रिटी को हिंदी में कहते हैं अखंडता। ठीक है, तो ये 3 शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? एक ही बार संशोधन हुआ है, याद रखना आप लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका वन टाइम, यानी कि वंस, एक बार ही संशोधन हमारा हुआ है। तो हम इस तरीके से इसको मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार हमारा संशोधन हुआ है। क्लियर है ना? बहुत ध्यान से याद करेंगे। चलिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और यहाँ पे 2 बातें मैं और जरूर कहूंगा कि प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। विचार का मतलब क्या है? आइडिया। लेकिन यहीं पे सवाल पूछे कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना का जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल कहाँ से बोरो किया गया है, किस देश के संविधान से, तो आप बोलेंगे ये बोरो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, तो 2 सवाल और यहीं पे इंट्रोड्यूस कर लेना है आपको। ठीक है, तो ये बहुत प्यारा सवाल, और एक क्वेश्चन से कई सारे उत्तर हमें मिल चुके हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची यानी कि 11th शेड्यूल में कौन सा विषय शामिल है। यानी कि एक बात समझो, 11th शेड्यूल की बात कर रहा है। अब पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है 11th शेड्यूल में क्या है। तुरंत अपना दिमाग दौड़ाओ सब कि 11वीं अनुसूची में क्या है, क्योंकि देखो पेपर नजदीक है। अब इतना समय नहीं है कि हम एक उठा के अब नोट्स को वापस से देखें। ठीक है, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, तो 11वां शेड्यूल क्या है? 11वें शेड्यूल में आपको देखने को मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में साइड में आ जाता हूँ, है ना। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 11वें शेड्यूल में है। और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आप जानते हो इसका आर्टिकल 243, 243 आर्टिकल है। इसमें भी कई सारे क्लॉजेस दिए हुए हैं, क्योंकि भाई आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमें थोड़ा सा डेप्थ में भी जानना चाहता। तो 243 के ए से लेकर के 243 के ओ तक का जो है आर्टिकल आपको देखने को मिलता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, 11वां शेड्यूल है, और इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं ये भी सवाल पूछ लेता है। कुल कितने विषय पर कानून बनाते हैं, तो टोटल 29 सब्जेक्ट पर कानून बनता है। कितने? 29, यानी कि 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में देखने को मिलता है। 29 सब्जेक्ट। क्लियर है? याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, और आपका शेड्यूल क्या है? 11वां शेड्यूल है। अब सवाल पूछा है कि क्या शामिल है इसमें, कौन सा विषय शामिल है इसमें। ठीक है, मैंने क्या बोला? कितने विषय पर कानून बनाता है ये? 29 विषय पर कानून बनाता है ये। तो क्या शामिल है इसमें? हेल्थ एंड सैनिटेशन है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है,
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, या पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर है। तो बहुत सिंपली याद रखना है, क्योंकि हम पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो आपका हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये विषय हमारा शामिल है इसमें। ठीक है, याद रखना है आपको कि पंचायती राज व्यवस्था में कौन सा विषय है, तो हेल्थ एंड सैनिटेशन किसका पार्ट है, वो पंचायती राज का पार्ट होता है, याद रखना। ऐसे सवाल पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, आते हैं, याद रखना। ठीक है, यहीं पे मैं आपको 12th शेड्यूल के बारे में भी बता दूं थोड़ा सा कि 12th शेड्यूल में क्या है। 12th शेड्यूल मतलब कि 12वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसको आप लोग म्युनिसिपालिटी कहते हो, हिंदी में इसको नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका का संबंध 12वीं अनुसूची से है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसके लिए जो संशोधन हुआ था वो था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके लिए जो संशोधन हुआ था 11वीं शेड्यूल के लिए वो था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान से याद रखना है। अगला सवाल पर आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देखो कितना प्यारा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख, लेख मतलब क्या होता है, लेख का मतलब होता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। ठीक है, कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट में हमारा एक फंडामेंटल राइट है जिसको हम बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के दो आर्टिकल हैं, एक 23 है, एक 24 है। याद रखना भाई, 23 और 24 ये दो आर्टिकल यानी कि दो फंडामेंटल राइट हमारे ऐसे हैं जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है, एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है भाई। ठीक है, 23 में क्या कहता है, 23 में कहता है आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन करता है। ह्यूमन ट्रैफिक मतलब कि मानव तस्करी, है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, मानव तस्करी होता है कि जो आपका मानव का तस्कर होता है ना, बेचते हैं लोग, खरीदते हैं एक और बेचते हैं, तो मानव की तस्करी जो है उस पर बैन लगाया गया, आर्टिकल 23 है यहीं पर। ठीक है, और 24 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 24 में कहा गया है कि एक मिनट, आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है कि भाई 24 में कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो कहीं भी हैवी इंडस्ट्रीज में, भारी वर्क में काम नहीं करेंगे, जो भारी उद्योग होंगे उसमें काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसको आप चाइल्ड लेबर भी कह सकते हो, है ना, चाइल्ड लेबर भी कह सकते हो। तो आर्टिकल 24 जो है वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप उनका शोषण नहीं कर सकते, उनको हैवी इंडस्ट्रीज में रोजगार नहीं दे सकते हो, जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हो 24 में। ठीक है, समझ गए मेरी बात, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर भी। ठीक है, 24, बताओ भाई क्लियर हुआ। ठीक है, 24, और उम्र पूछे, एज पूछे तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। चलो एक मिनट, अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के भाग 4 में निम्नलिखित क्या प्रावधान है ना। भाग 4 किससे रिलेटेड है, मैंने आप लोगों को भाग पढ़ाया था पिछली क्लासों में, मैं उम्मीद करता हूं मेरी सभी वीडियो पीछे की जो भी हैं वो आपने कर लिए होंगे, उसके बाद ही आप इस क्लास को देख रहे होंगे। तो भाग 4 में क्या प्रावधान है, तो देखो भाग 4 आपका रिलेटेड है किससे, डीपीएसपी से। किससे रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पर इसको मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब ये क्या है भाई, तो इसका आर्टिकल है आपका 36 से लेकर के 51 तक, ये बात भी याद रख लेना। ठीक है, भाग तो 4 आपको मिल ही गया है, आर्टिकल 36 से 51 हो गया। इसके अलावा किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है भाई। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से बोरो किया गया है। डीपीएसपी में क्या होता है, ये आपकी राज्यों की पॉलिसी होती है वेलफेयर ऑफ स्टेट के लिए, है ना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है डीपीएसपी बनाया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक में। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो भाई, नागरिकता के लिए मैं बात करूं तो ये भाग 2 में है। इलेक्शंस की बात करूं, इलेक्शंस चुनाव किस भाग में है, अगर आपको बताना हो तो चुनाव भाग 15 में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट किस भाग में है, तो ये भाग 3 में है भाई, है ना। सारी बातें याद रखनी है, ऑप्शंस को भी ध्यान रखना है, उसके भी उत्तर पर जाना है, केवल सही उत्तर टिक करना एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, भाग 1 क्या है भाई, भाग 1 किससे संबंधित है, तो भाग 1 संबंधित है यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 से संबंधित। भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 क्या है, डीपीएसपी है। यहीं पे अगर मैं पूछूं भाग 5 क्या है भाई, तो भाग 5 है आपका यूनियन, यूनियन जिसको आप लोग बोलते हो संघ, संघ, संघ या केंद्र बोलते हो। कितना आसान है याद रखना, देखो डीपीएसपी हम लोग इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, शॉर्टकट में हम लोग इसको डीपीएसपी लिखते हैं ना।
अब किस भाग में है? भाग 4 में है। कैसे याद करोगे? तो 4 वर्ड हैं, 1 2 3 4, 4 वर्ड है तो भाग 4 है। भाग 5 में क्या है? यूनियन है। कैसे याद करोगे? 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, यूनियन में 5 वर्ड है तो भाग 5 में है। अब कहोगे सर भाग 6 बता दीजिए। भाग 6 में आपका आता है स्टेट्स, स्टेट जिसको हिंदी में कहते हो राज्य, है ना। भाग 6 में क्या है? स्टेट्स। स्टेट्स में कितने वर्ड है? काउंट कर लो। स्टेट्स में 6 वर्ड है तो भाग 6। तो बहुत आसान है याद करना, बस आप टेक्निक याद करो, टेक्निक ढूंढो कैसे पढ़ सकते हो, है ना। रटने वाली विद्या से नहीं। अगर आपको कोई रटाता है कि रट लो, तो मतलब कि आपको वो सिलेक्शन से दूर कर देता है भाई, ठीक है। ध्यान रखना, रटना नहीं, समझना है बस आपको। थोड़ा सा टेक्निक याद करने का टेक्निक निकाला करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसको आप लोग कहते हो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में बात करता है, जिसमें केंद्र और राज्य के अप्रत्यक्ष करों जैसे कि वैट है, उत्पाद शुल्क है, सेवा कर को बदल दिया गया है। लागू किया गया था कब? यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आया था, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है ये आपसे, ठीक है। चलो जीएसटी के बारे में बेसिक याद रखना कि हमारे देश में जो जीएसटी मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है। याद रखना, किस देश के? कनाडा के मॉडल पर बेस्ड है ना। यानी कि हमने जो जीएसटी का मॉडल लिया है वो कैनेडियन मॉडल पर आधारित है, ठीक है। तो अगर ये सवाल भी पूछे कि जीएसटी का प्रावधान किस देश के संविधान से हमने लिया है, तो कह देना कनाडा से लिया है, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। और जीएसटी के बारे में बताऊं कि जीएसटी पहली बार किस देश में लागू हुआ था, अगर ये सवाल पूछ ले, फर्स्ट टाइम, है ना। तो जीएसटी की शुरुआत 1954 में हुई थी, शायद आप लोगों को ये पता हो या ना हो। तो 1954 में जीएसटी का शुरुआत, यानी जीएसटी की शुरुआत हुई थी फ्रांस देश से। किस देश से? फ्रांस देश से। याद रखना है आपको कि फ्रांस में पहली बार जीएसटी की शुरुआत हुई थी, और इस समय प्रेजेंट में तो 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी चल रहा है, जीएसटी का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। एनीवेज, हमारे देश में जीएसटी कब आया? तो एक संशोधन किया गया है 101, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि 101वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये संविधान संशोधन हुआ था 2016 में, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये संशोधन 2016 में हुआ था, लागू कब हुआ था? लागू हुआ था पूरे देश में 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू हुआ था, और इसीलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे भी मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, संविधान संशोधन कौन कौन सा है? 101वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 2016 में हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 2017 में हुआ, ये याद रखना। हमसे सवाल में क्या पूछा है? हमसे सवाल में यही पूछा है कि लागू कब हुआ। देखो सवाल में पूछा है लागू, तो 1 जुलाई 2017 को आप लोग टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? आराम से प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर करना है, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस जितना करोगे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पेपर में, ठीक है। सवाल देखो क्या कह रहा है, लोकसभा के 552 सदस्यों में से कितने सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं? 520, 540, 530, 550। देखो अब आपके मन में सवाल आएगा सर अब तो 552 सदस्य है नहीं, बिल्कुल सही बात है। हालांकि ये पीवाईक्यूज में पूछे गए सवाल हैं, इसीलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस किया है आपको, ठीक है। बट ध्यान रखना, अभी वर्तमान समय में बात करूं प्रेजेंट में, तो 552 तो अब नहीं हो गया है, क्योंकि दो जो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया गया है। तो अब जो है लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है, अब जो लोकसभा में मैक्सिमम सीट्स हैं वो आपकी 550 हैं, 550 हैं। जो दो एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता था, नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, उनको हटा दिया गया है, ठीक है। उनको प्रोविजन बदल दिया गया है, मतलब अब एंग्लो इंडियन नॉमिनेट नहीं होते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो अब 550 हो गए हैं आपके मैक्सिमम सीट लोकसभा के, ठीक है। इनमें से मैं आपको बताऊं तो 550 में से 530 जो हैं वो राज्यों से आते हैं। 530 कहाँ से आते हैं? ये स्टेट से आते हैं। और जो 20 होते हैं ना, वो आएंगे आपके यूनियन टेरिटरीज से। यूटीज, यूटीज मतलब यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो हमसे सवाल यही पूछा है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कितने करते हैं, तो आप कहेंगे सर 530 करते हैं। बिल्कुल इस प्रश्न को यहाँ पर आप टिक कर देंगे आराम से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, हाँ ना। लोकसभा से ये क्वेश्चन कई बार पेपरों में आता रहता है, कितनी सीटें हैं, और स्टेट वाइज लोकसभा राज्यसभा सीटें भी जरूर याद करना है आपको। हर स्टेट की लोकसभा राज्यसभा सीटें भी आपको याद रखनी है, क्योंकि सवाल तो कुछ भी आ सकता है पेपर में ना, तो वो भी मैं आपको याद करवा दूंगा। लोकसभा राज्यसभा सीट कैसे याद करते हैं, रटना नहीं, याद कैसे करते हैं। चलो सवाल देखते हैं क्या है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? देखो आर्टिकल के सवाल है, और आप सभी जानते हो कि आर्टिकल्स के सवाल तो भैया कम से कम आपके पेपर में, यूपीएसआई के पेपर की मैं बात करूं तो आर्टिकल से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में।
इससे भी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स को बहुत अच्छे से और कायदे से पढ़िएगा। मैं लास्ट में जब जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 2 या 3 दिन पहले मैं आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट दे दूंगा, तो वो एक बार रिवीजन कर लेना सब लोग। टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष होना चाहिए? देखो आर्टिकल 93 जब आप पढ़ोगे, ठीक है, आर्टिकल 93 जब आप पढ़ोगे ना, तो इसमें आपको ये प्रोविजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि भाई जो है लोकसभा में एक स्पीकर होता है और एक डेप्टी स्पीकर होता है। ये प्रोविजन आर्टिकल 93 में है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, ठीक है, 93 में। तो सिंपल आर्टिकल है, याद रखना आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आर्टिकल 85 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 85 भी बहुत पूछा जाता है, क्या कि लोकसभा का 17वां, लोकसभा का 17वां या लोकसभा को जो भंग करने का पावर है, 17वां या भंग, जिसको इंग्लिश में क्या लिखते हो, डिसॉल्व, डिसॉल्व कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। यानी एक बात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा का 17वां जो है, ठीक है, या लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है, आर्टिकल 85 के थ्रू है। आर्टिकल 100 आप देखते हो ना, अगर ये आर्टिकल्स पढ़ते हो आप लोग, तो आर्टिकल 100 जो है आपका ये रिलेटेड होता है किससे? ये रिलेटेड होता है लोकसभा स्पीकर के पास एक पावर होता है जिसको हम बोलते हैं कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट, या इसी को हम लोग लिख देते हैं डिसाइडिंग वोट, डिसाइडिंग वोट, हिंदी में बोलते हैं इसको निर्णायक मत, निर्णायक मत। अब ये क्या है भाई? कई लोग सोचेंगे सर ये क्या? आर्टिकल 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। लोकसभा स्पीकर के पास एक पावर होता है कास्टिंग वोट का, कि जब भी किसी विधेयक को लेकर के लोकसभा में कोई मतदान होता है, वोटिंग होते हैं, ठीक है, तो जब भी मतदान बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है या ड्रॉ हो जाता है, उस केस में स्पीकर के पास पावर होता है कि वो अपने वोट का यूज करे, है ना, स्पीकर अपने वोट का यूज करे, जिसको कास्टिंग वोट या डिसाइडिंग वोट कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? ये आर्टिकल 100 में है। तो ये अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। संविधान दिवस जो है ये मनाया जाता है, आप सभी जानते हो, कब? 26 नवंबर को, है ना। 26 नवंबर को जो है वो संविधान दिवस मनाया जाता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, ठीक है। सिंपल याद रखना आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी जानते हो कि इसी दिन हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि अपना लिया गया था, या इसी को बोलते हैं अधिनियमित कर लिया गया था, या इसी को बोलते हैं अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है। तो इसी दिन हम संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग को लेकर के है। व्हेन डिड द सरकारिया कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट? अब आपका सवाल ये होगा या मन में आएगा, सर सरकारिया रिपोर्ट है क्या? सरकारिया एक व्यक्ति का नाम था, है ना। और सरकारिया आयोग में पहले आपको बता दूं कि ये आयोग का गठन कब हुआ था। इस आयोग का गठन हुआ था 1983 में, ठीक है। तो अगर पूछे गठन कब हुआ था, तब तो 1983 बोल देना आप लोग। किससे संबंधित है सरकारिया आयोग? किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सेंटर स्टेट रिलेशन से, सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो ये भी एक सवाल पूछा गया है, आप जब क्वेश्चंस करते हो तो आपको मिलता है क्वेश्चन कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों से, ये केंद्र राज्य संबंधों से ये संबंधित है, यानी सेंटर स्टेट रिलेशन से इसका रिलेशन है। इसने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? तो इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1988 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया भाई? 1988 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है। गठन हुआ था 83 में, लेकिन रिपोर्ट दिया था इन्होंने 88 में। किससे रिलेटेड है? सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट एकदम से डिक्टो क्लियर है? चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कहता है भाई? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों में विधानसभा के गठन का प्रावधान है? राज्यों में विधानसभा, आप जानते हो कि हर स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रोविजन है, मतलब हर राज्य में एक विधानसभा होगी, पता है सबको। तो यार देखो आर्टिकल सब कैसे याद हो, आर्टिकल्स याद रखना बड़ा, वैसे सवाल पूछ लिया रैंडम आर्टिकल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इसमें, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन एक तरीका है जिससे आप लोग आर्टिकल्स को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, मतलब समझ सकते हो, और आर्टिकल्स आपके दिमाग में चलता रहेगा। क्योंकि अभी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट तो बता नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी याद करने का तरीका थोड़ा बहुत तो बता ही सकता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक बात याद रखना, अब एक बात याद रखना, जैसे संसद है, सुनना जरा, संसद है, और संसद में कितने सदन होते हैं?
आप जानते हो संसद जो है, संसद में 3 सदन होते हैं, या मैं बोलूं संसद में एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, है कि नहीं भाई? 2 हाउस होते हैं, लेकिन संसद बना होता है 3 अंगों से। राष्ट्रपति भी इसमें होते हैं, संसद का एक पार्ट प्रेसिडेंट भी होता है, आप जानते हो। अगर मैं यहाँ पे राष्ट्रपति भी लिख दूं, तो आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। बहुत बेसिक बात है कि नहीं? अब एक बात समझना कि संसद जो है, इसका आर्टिकल अगर मैं बात करें कि सर इसका आर्टिकल क्या होता है, तो संसद का आर्टिकल होता है 79। ठीक है, आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद है 79, संसद की बात करता है। क्या लिखा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में? आप पढ़ते हो तो उसमें लिखा हुआ है कि हमारा संसद जो है वो 3 अंगों से मिलकर के बना है। यानी कि हमारे पार्लियामेंट के 3 पार्ट हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, है ना? इन्हीं तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है। अब संसद में देखते हो तो संसद का आर्टिकल 79 है, राज्यसभा पढ़ोगे तो इसका आर्टिकल होता है 80, लोकसभा पढ़ते हो तो इसका आर्टिकल होता है 81। ठीक है, और जो राष्ट्रपति साहब हैं, ये तो आप आगे, राष्ट्रपति तो एक अलग चैप्टर आता है, यूनियन जो आप पढ़ते हो, पार्ट 5 में पढ़ते हो, आर्टिकल 52 से शुरू होता है ना? राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 से शुरू होता है और 61 तक लिखा रहता है ना? आर्टिकल 52 से 61 प्रेसिडेंट। ठीक है, ध्यान रखना। अब याद रखना, जैसे लोकसभा काम करता है आपका, उसी तरीके से राज्यों में विधानसभा काम करता है, लगभग उसी जैसा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक ही है, अलग अलग है, लेकिन लगभग उसी जैसा काम करता है। जैसे लोकसभा काम करता है वैसे ही स्टेट्स में विधानसभा काम करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली काम करता है। क्योंकि लोकसभा भी क्या होता है, ये आपका, इसमें जनता वोट करती है, डायरेक्ट वोटिंग है। ऐसे ही राज्यों की जो विधानसभा है उसमें भी जनता वोट करती है, वहां के भी मेंबर को जनता ही चुनती है, इसके मेंबर को भी जनता चुनती है। इसीलिए एक जैसा काम होता है, फंक्शन एक जैसा है, सब कुछ। ठीक है, तो अब देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ, आर्टिकल्स को कैसे याद करो। ठीक है, आपको एक नंबर याद रखना है, एक मैजिक नंबर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक मैजिक नंबर आपको बता रहा हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मैजिक नंबर। मैजिक नंबर क्या है भाई? एक मैजिक नंबर बताता हूँ, 89 याद कर लेना। ठीक है, एक मैजिक नंबर 89 याद कर लेना। अगर ये 89 याद रहेगा तो आपको सेंट्रल का आर्टिकल अगर याद है तो स्टेट का आर्टिकल आपको याद हो जाएगा, है ना? आप सोच रहे हो सर ये क्या बता रहे हो आप, 89 सेंट्रल स्टेट। सुनना जरा मेरी बात, है ना? थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, एक पेज में अलग से लेता हूँ आपके लिए। देखो, समझना थोड़ा सा। देखो, मैंने क्या बताया, जैसे एक तरफ इधर मैंने लिखा सेंटर, सेंटर, और एक तरफ इधर लिखा मैंने स्टेट, स्टेट। यानी अगर आपको सेंटर का आर्टिकल याद है, केंद्र का आर्टिकल कुछ याद है, तो आपको स्टेट का आर्टिकल बिल्कुल ऐसे याद हो जाएगा, बिना पढ़े याद हो जाएगा। मतलब कि एक आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री, एक आर्टिकल पर एक आर्टिकल फ्री। कैसे, आइए बताता हूं मैं आपको। ठीक है, मैजिक नंबर क्या बताया मैंने आपको? सर मैजिक नंबर आपने बताया 89। क्या बताया? 89 बताया। देखो, याद करने का बहुत रामबाण तरीका बता रहा हूं, इससे बढ़िया तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। दिस इज द बेस्ट वे। ओके, 89 समझते हैं आप लोग। देखो क्या है, सेंटर का कुछ आर्टिकल, जैसे कुछ आर्टिकल मैं आपको बताऊं, जैसे एक आर्टिकल आप पढ़ते हो, मान लो आर्टिकल पढ़ते हो आप लोग 72, आर्टिकल पढ़ते हो आप लोग 73, सुनना ध्यान से जरा, 73, आर्टिकल पढ़ते हो आप लोग 74। अब कोई भी आर्टिकल मैं लिख दूं, 75, 76, 77, 78, 79, 80 एंड सो ऑन। अब समझना क्या मैंने लिखा, समझना। ये आर्टिकल्स आप लोग पढ़ते हो सेंट्रल वाले आर्टिकल में, केंद्र में, पार्ट 5 में। सेंट्रल का मतलब पार्ट 5 में पढ़ते हो, स्टेट तो पार्ट 6 में आता है, आप सभी जानते हो। ठीक है, अगर ये आर्टिकल आपको याद है, सपोज दैट 72 से लेकर के आगे तक के जो भी आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं, तो इधर के आर्टिकल आपको फ्री मिल जाएंगे, फ्री याद हो जाएंगे। कैसे, सुनो जरा। देखो 72 में क्या है, अब ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद होने चाहिए आर्टिकल। 72 में क्या है, तो 72 में होता है राष्ट्रपति का क्षमादान, पार्डन पावर है 72 में। ठीक है, अब स्टेट्स में आप जानते हो राज्यपाल के पास भी क्षमादान होता है, राज्यपाल के पास, यानी गवर्नर स्टेट्स में होते हैं तो उनके पास भी पार्डन पावर होता है। करना क्या है, आपको बस इस नंबर में 89 ऐड कर देना है, मैजिक नंबर 89। आपको इस वाले आर्टिकल में 89 ऐड कर देना है, जोड़ना तो आता है भाई, जोड़ घटाना। 89 ऐड करोगे तो ये आपका आ जाता है 161। 72 में 89 जोड़ो, 161। 161 आर्टिकल में क्या है, तो राज्यपाल का क्षमादान है। जो यहां पर है उसी का उल्टा स्टेट्स में बना लेना आप लोग, 89 ऐड करके। ठीक है, जैसे 73, आर्टिकल 73 में क्या है, ध्यान से सुनना। आर्टिकल 73 में है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राष्ट्रपति करता है ना, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार सेंट्रल में। सेम चीज यहां पर 89 आप जोड़ोगे तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा 162, और 162 में क्या लिखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करता है।
और इसमें क्या था 73 में, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। यहाँ पे क्या 89 जोड़ के जो आर्टिकल मिलेगा वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। समझ में आया मेरी बात? ऐसे देखो 74 में क्या है, सुनना मेरी बात को, आर्टिकल 74 ये सेंट्रल का आर्टिकल है, केंद्र का आर्टिकल है। 74 में ये लिखा हुआ है संविधान के 74 में कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है ना। उसी तरीके से आप 89 इसमें जोड़ोगे तो आपका आर्टिकल बन जाएगा 163, 163, और 163 में क्या लिखा हुआ है, तो 163 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मतलब राज्यों में तो आप लोग राज्यपाल और मुख्यमंत्री से रिलेट करोगे, सेंट्रल में आप लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से रिलेट करोगे, यही बिल्कुल सेम रिलेशन होगा। ठीक है, बस आर्टिकल में 89 जोड़ना है, तो दिस इज द मैजिक नंबर 89, और ये अप्लाई करना सब में काम आ जाएगा। उसी तरीके से मैं बता रहा हूं आपको कि जैसे अब ये सब सेम अप्लाई हो जाएगा, सेम अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 79 में क्या है, 79 में है संसद। 79 में आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन में आ जाओ जरा, क्वेश्चन में आ जाओ। देखो अब मैंने क्या बोला, संसद है 79 में, जैसे संसद है वैसे राज्यों में होता है विधानमंडल, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हो लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। तो राज्य विधानमंडल का आर्टिकल आपसे अगर पूछे या स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल आपसे पूछे तो उसमें क्या करना है, देखो 79 है संसद, इसमें आप लोग 89 जोड़ देना, आप लोग इसमें 89 जोड़ देना, तो 89 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 168। 168, तो 168 में क्या है आर्टिकल, 168 में है विधानमंडल का आर्टिकल है, स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है, क्योंकि संसद है तो संसद बिल्कुल काम करेगा लेजिस्लेचर की तरह। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राज्यसभा, और यहाँ पे लिखा है लोकसभा, है ना। मैंने क्या बोला कि जो राज्यों में असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वो लोकसभा की तरह काम करती है। लोकसभा का आर्टिकल आप सबको तो याद ही रहता है 81, है ना। 81 में क्या करना है, आपको 89 जोड़ देना है। 81 में 89 जोड़ना है तो 169 आर्टिकल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो 169 क्या है, ये विधानसभा से रिलेटेड है, यानी कि 169 में आपको विधानसभा का आर्टिकल मिल जाएगा, जिसको इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हो, जो राज्यों में होता है। याद रखना 169 है, ऑप्शन में नहीं है। खैर ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अब घबराओ नहीं सर ऑप्शन में नहीं है ये क्या हो गया। ठीक है, 169 आपका होता है, दैट इज द 169 ही होगा ना, नहीं सॉरी 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 170, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। ठीक है, 170। देखो समझना एक बात को, लोकसभा का आर्टिकल 81 है, इसमें 89 जोड़ोगे आप लोग तो ये आ जाएगा आर्टिकल 170, आर्टिकल 170। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भाई, ऑप्शन गलत है इसमें, परेशान मत हो, है ना। मेरा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, उसी को फॉलो करिएगा सब लोग। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, कोई दिक्कत नहीं, आपको याद रखना है। हमसे क्या पूछा है, विधानसभा का आर्टिकल पूछा है, आर्टिकल इसका होने वाला है 170। ये बिल्कुल करेक्ट है ना। आप चाहो तो चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 168 यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है, जो इसने गलत किया था ये, ठीक है, इसने गलत जो किया 168, इसने जो ये ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन है आपका किसका, ये ऑप्शन है स्टेट लेजिस्लेचर का, स्टेट लेजिस्लेचर का ऑप्शन है। ठीक है, राज्य विधानमंडल का, राज्य विधानमंडल। तो मेरी बात को ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामों में भी क्वेश्चन ऑप्शन गलत होते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा बुक से पढ़ते होगे तो उसमें भी कभी कभी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, कोई दिक्कत ना, यहाँ पे गलत है लेकिन मैं तो आपको सही बताऊंगा, तो बिल्कुल परेशान मत होना। तो याद रखना आपको 170 है इसका आर्टिकल। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से याद करना, 89 ऐड करना, सेंट्रल वाले में आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे किसी किसी राज्य में विधान परिषद भी होता है, हाँ या ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, 89 ऐड कर दो। राज्यसभा को रिलेट करना विधान परिषद से, राज्यसभा का आर्टिकल है 80, उसमें 89 ऐड कर देना, 169। 169 में आपको मिलेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, यानी कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना है, विधान परिषद खत्म करना है, क्योंकि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, विधान परिषद भारत के सिर्फ 6 राज्यों में है, तो किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाना और खत्म करना, ये आर्टिकल 169 में है। मेरी बात सबको समझ में आ चुकी है। ठीक है, याद रखना, कोई भी डाउट हो ना कमेंट में लिख देना, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगे कमेंट में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे जो बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शंस रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, रॉन्ग है तो रॉन्ग ही रहने दो। ठीक है, जो बनाया होगा उसने ये क्वेश्चन, उसने ऑप्शन गलत रख दिए, कोई दिक्कत ना, चलो, क्योंकि एग्जाम में भी ऑप्शंस गलत आ जाते हैं, कभी कभी आपके प्रैक्टिस सेट्स में भी कभी कभी ऑप्शंस गलत हो जाते हैं। ठीक है, भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, देखो सिंपल सवाल है। ठीक है, प्रारूप समिति पूछ रहा है, प्रारूप समिति को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके कुछ अलग नाम भी हैं जो आपको याद रखना है, कभी कभी उस नाम से भी आ जाता है। तो प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, इसी को एक और नाम से बोलते हैं मसौदा समिति भी कहते हैं, मसौदा समिति, या इसी को पांडु लेखन समिति भी कहते हैं, पांडु
लेखन, ठीक है, पांडु लेखन समिति भी कहते हैं। इसमें टोटल, अच्छा याद रखना ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी था ये 29 अगस्त 1947 को बना था, ठीक है। इसमें टोटल 7 सदस्य हैं, थे मतलब 7 मेंबर, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष तो आप सभी को पता है कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे अध्यक्ष, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। तो बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का ठीक हो जाएगा। आई नो कि इसमें से ज्यादातर लोगों को इसका उत्तर पता था, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका प्रश्न का याद रखना और ये जो डिटेल बताया है ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था। देखो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो आप सभी जानते हो 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946 में। किस संविधान सभा की स्थापना ही आपका 1946 में किया गया था, तो ये बात आप सभी जानते हो। और संविधान सभा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी करे हैं क्वेश्चंस, तो पहले की वीडियोस में आपको सारे क्वेश्चन्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहले की वीडियो को जरूर एक बार एनालाइज करना, सारे प्रश्न वहां से मिल जाएंगे आपको। अगला सवाल, किस वर्ष मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, ठीक है। अब सवाल कह रहा है, देखो मोतीलाल नेहरू, तो आपने एक पढ़ा होगा नेहरू रिपोर्ट, पढ़ा है कि नहीं भाई, 1928 में, याद रखना 1928 में एक रिपोर्ट आई थी जिसको बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। ये जो नेहरू थे ये मोतीलाल नेहरू थे जो जवाहरलाल नेहरू के फादर भी थे। इस नेहरू रिपोर्ट में आपको याद रखना है 8 सदस्य थे, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे और इसके अध्यक्ष तो खुद मोतीलाल नेहरू थे। तो इस नेहरू रिपोर्ट में भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने की मांग करी गई थी। इस नेहरू रिपोर्ट में कुछ बातें अगर मैं आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट में क्या था, तो एक तो भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाने की डिमांड करी गई थी। डोमिनियन स्टेटस मतलब भारत को जो है वो अधिराज्य बनाने की मांग करी गई थी। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में ही आपको फंडामेंटल राइट की डिमांड भी देखने को मिली थी, है ना। मौलिक अधिकारों की पहली बार जो डिमांड करी गई थी, यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग करी गई थी नेहरू रिपोर्ट में पहली बार, ठीक है। तो ये कुछ मांगे थी, याद रखना है। नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में। सवाल यही पूछा है कि नेहरू अध्यक्ष और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो 1928 में, ठीक है। 1928 इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसको आप नेहरू रिपोर्ट भी बोल सकते हो, जहां पे डोमिनियन स्टेटस देने की मांग करी गई थी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो आपकी स्क्रीन पे है, बड़ा ही प्यारा सवाल यहाँ पे आर्टिकल्स का। अगेन क्या है, संविधान का अनुच्छेद 49 क्या प्रावधान करता है, 49 क्या प्रोविजन करता है। देखो 49, अब पहले तो जैसे 49 आता है तुरंत हमारे दिमाग में आता है क्या, डीपीएसपी, है ना। क्योंकि भाई डीपीएसपी आप लोगों ने पढ़ रखा है, आर्टिकल है 36 से लेकर के 51 तक, तो इसी के बीच में आता है 49, है ना। 49 इसी के बीच में आता है। तो 49 क्या कहता है भाई, तो 49 कहता है, देखो पहले तो हम ऑप्शन एलिमिनेट करो। अगर आपको ना पता हो, क्वेश्चन का उत्तर ना पता हो, तो सबसे पहले ऑप्शन देखा करो कि जो आपको एलिमिनेट हो पाए। देखो क्या लिखा है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो ये जो है आपका कंपलसरी एजुकेशन वाला, ये 3 जगहों पे आपको देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊं तो ये जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था इसके लिए, 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, ठीक है। और इसको आर्टिकल 21 के ए में रखा गया था, है ना, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के ए में रखा गया था। हालांकि ये आपको अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा ये आपको 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी यही आपको देखने को मिलता है। हाँ कि ना, जिन्होंने पढ़ा होगा बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो आर्टिकल 21 का ए में भी है, मतलब कि फंडामेंटल राइट भी है, आर्टिकल 45 यानी कि डीपीएसपी में भी है, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका यही है, ठीक है। तो ये तो खैर हमारा होने वाला नहीं है क्योंकि आर्टिकल तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, स्मारकों और स्थानों और प्राकृतिक महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है कि प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स। तो जो मोनूमेंट्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है आर्टिकल 49। मोनूमेंट्स का मतलब जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीएसआई का पेपर देने जा रहे हो, अब एक मोनूमेंट्स के मैं एग्जाम्पल लूँ, ताजमहल, ताजमहल एक मोनूमेंट्स है, तो उसके प्रोटेक्शन की जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की है ना, स्टेट गवर्नमेंट की है। तो वही बात करता आर्टिकल 49 में, ठीक है ना, वही बात कर रहा है, ठीक है। फिर देखो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, हालांकि हमारा ऑप्शन मिल गया सही उत्तर, लेकिन बाकी का ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14, मैंने अभी पीछे बताया था, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 24 है। ये क्या है, ये आर्टिकल 24 है जिसमें बच्चों के शोषण के लिए बात करता है। और चौथा ऑप्शन क्या करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये आर्टिकल 51 है, ये आर्टिकल क्या है, 51 है। 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर मिल चुका है क्या, आर्टिकल 49, दैट इज द
स्मारकों और स्थानकों का संरक्षण, जैसे ताजमहल हो गया, है ना, और इतने जितने भी मोनूमेंट्स हैं उनका प्रोटेक्शन। तो ये था आर्टिकल आपका 49। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कह रहा है, महाभियोग की प्रक्रिया किसके द्वारा निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है? इम्पीचमेंट से हम किसको हटा सकते हैं, यही सवाल पूछा है। तो इम्पीचमेंट हम सबको पता है भाई, देखो महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट दो है। पहली बात तो याद रखना, ये आर्टिकल है 61, पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो हमारा ये मिल गया किस आर्टिकल में है, तो 61 में है। ठीक है, अब 61 में है, इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, तो इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरी बात, ये इम्पीचमेंट क्या होता है, तो इम्पीचमेंट में हम राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया है, किसकी, प्रेसिडेंट को हटाने का एक प्रोसेस है। तो यहाँ पे हमारा देख लेते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह रहा ना, निम्नलिखित में से किसे हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया चलाई जाती है, एक प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसको महाभियोग इम्पीचमेंट कहते हैं। इसको संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ये भी याद रखना है। अगर सवाल पूछे कि महाभियोग जो है वो संसद के किस हाउस में या किस सदन में ला सकते हो, तो आइदर लोकसभा और राज्यसभा, या तो लोकसभा से इंट्रोड्यूस कर सकते हो या राज्यसभा से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, 14 डेज अर्लियर आपको प्रेसिडेंट को नोटिस देना होता है। ठीक है, लिया गया है अमेरिका के संविधान से और आर्टिकल है 61, क्लियर है, प्रेसिडेंट के लिए होता है ये। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? देखो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। याद करो, आर्टिकल जब पढ़ते हो आप लोग 80 में ही क्या है, आर्टिकल 80 में ही बताया गया है राज्यसभा के बारे में, 80 में ही बताया गया है राज्यसभा के बारे में, हाँ या ना भाई? ठीक है, अब इसी आर्टिकल 80 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अलग अलग 4 क्षेत्रों से आते हैं ये। ठीक है, अलग अलग 4 क्षेत्रों से आते हैं, कौन कौन से, तो एक आते हैं भाई लिटरेचर के फील्ड से, मतलब राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है 12 सदस्यों को, या तो लिटरेचर के फील्ड से करेगा, या तो ये साइंस के जो फील्ड होंगे वहां से करेगा, या तो आपका सोशल वेलफेयर होगा, सोशल वेलफेयर, और या फिर ये नॉमिनेट करेंगे आपका आर्ट्स के फील्ड से, आर्ट्स मतलब कला के क्षेत्र से। सोशल वेलफेयर को हिंदी में कहेंगे समाज सेवा, परेशान मत हो हिंदी वाले बच्चे, सब लैंग्वेज में लिखेंगे समाज सेवा। साइंस मतलब तो विज्ञान होता है, लिटरेचर मतलब आपका साहित्य होता है। तो इन 4 क्षेत्रों से जो है राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में। कितने, 4 क्षेत्रों से, कौन कौन सा, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और कला के क्षेत्रों से। आर्टिकल क्या है, तो 80 है, ये बात आपको पता रखनी है। कितने सदस्य, 12 सदस्य, तो 12 सदस्य हमारा प्रश्न हो जाएगा। ठीक उत्तर यहाँ पर डी ऑप्शन। क्लियर है ना, बहुत आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा दुविधा दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि संविधान 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डाला गया था, है ना। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन, जो पहला ही क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि वहीं पर मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था आपसे कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, बता दिया था मैंने आपको। तो वही पूछा है कि कौन सा शब्द डाला गया था, तो इक्वेलिटी ये तो नहीं डाला गया था भाई, लिबर्टी ये भी नहीं था भाई, ठीक है, जस्टिस ये भी नहीं था, सोशलिस्ट था। 3 शब्द थे, एक तो सोशलिस्ट हो गया, एक आपका सेकुलर याद रख लेना, और एक आप लोग इंटीग्रिटी याद रख लेना। ठीक है, बात में ध्यान रखना। इक्वेलिटी हमारे प्रस्तावना में याद रखना, 2 तरह की समानता, 2 तरह की इक्वलिटी बताई गई है। जस्टिस में बताऊं तो 3 तरह के जस्टिस की बात करी गई है, और लिबर्टी की बात करूं तो 5 तरह के लिबर्टी की बात करी गई है। याद रखना, सवाल पूछा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ बताया है, सब कुछ बताया है आपको, बस क्लासेस जो लोग रेगुलर कर रहे होंगे उनको तो सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि 14 जनवरी 2020 को, क्योंकि 2021 में ये पूछा गया सवाल था यूपीएसआई में, तो इसीलिए ये पीछे का डेटा एक दिया हुआ है। 14 जनवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट में नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको आप लोग सीएए कहते थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए केरल सरकार द्वारा भारत के संविधान के निम्नलिखित लेखों में से कौन सा लागू किया गया था। लेख मतलब क्या होता है, आर्टिकल होता है। ठीक है, तो जब ये सीए आया था तो केरल सरकार के द्वारा जो है यहाँ पे एक पेटिशन दिया गया था, एक याचिका दी गई थी। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल लागू किया गया था। आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 131 है, आर्टिकल 368 है। देखो सिंपल सी बात है, अब ये याचिका दायर हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, हो जाएगा। ठीक है, देखो 23 में तो आपको पता है कि ये फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, जिसमें बात करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मानव तस्करी पर रोक, है ना, मानव के दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये तो होगा नहीं।
17 17 में क्या है, ये अनटचेबिलिटी की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन है, तो ये भी होगा नहीं भाई। ठीक है, आर्टिकल 368 देखो क्या है, ये तो आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिकली जो है आर्टिकल 131 आपको मिल जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऑप्शन एलिमिनेशन, कैसे एलिमिनेट करके आप ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो एलिमिनेट करना सीखो। यहाँ पे सिर्फ मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा दूं और उत्तर बता दूं, मेरा उद्देश्य ये भी है कि क्वेश्चंस को कैसे टैकल करो पेपर में, है ना, मैटर वो भी करता है ना भाई। यहाँ पे पढ़ाने के लिए आप लोग बहुत लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, आप लोग दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स देखते होंगे, बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने के साथ क्वेश्चंस को टैकल करना आना चाहिए भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना आर्टिकल 131 ये क्या है, आर्टिकल 131 में आपको दिया गया है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अगर मैं बताऊं इसमें क्या है, तो इसमें है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, हिंदी में क्या कहेंगे, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, है ना, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और इसी आर्टिकल का लागू मतलब हुआ था जब ये सीएए देखने के मिला था आपको। अगला सवाल देखो क्या कहता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख, लेख मतलब आर्टिकल, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज करता है। अब फंडामेंटल राइट तो आप लोग इतनी बार पढ़ चुके हो तो ये तो याद ही हो गया होगा भाई। ठीक है, आर्टिकल 32 क्या है, आर्टिकल 32 को जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या कहा था, संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा था आर्टिकल 32 को। और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, अंबेडकर जी ने इसको प्रिसाइज किया है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिट भी जारी करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 हमारे इस प्रश्न का ठीक उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना, तो यहाँ पे बहुत इजीली क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत प्यार से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना होता नहीं है, ठीक है, उत्तर बड़ा ही साधारण सा हो जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के अंदाज में। संविधान के अनुसार 91वां संशोधन, 91 यानी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात कर रहा हमसे तो। ठीक है, बस यही हमसे क्वेश्चन पूछा है, बाकी दुनिया भर के ये इतना बड़ा लैंग्वेज कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है भाई लोग, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, तो प्रधानमंत्री सहित इसकी संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए भाई पीएम को लेकर के। तो यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा 15%। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन भी याद रखिएगा। 91वां संविधान संशोधन में यह कहा गया है कि भारत में केंद्र सरकार की जो मंत्रिपरिषद की संख्या है वो प्रधानमंत्री सहित 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के, देखो ये विधानसभा के लिए भी है और आपका केंद्र सरकार के लिए भी है, कोई भी आर्टिकल पूछे अपन कोई मतलब नहीं करता। ठीक है, सिंपली याद रखना ये, अगर आपका देखो यहाँ पे राज्य का पूछा है तो मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन अगर प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में पूछता कि संसद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या, तो वही 15% ही होगा। दोनों में उत्तर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था लेकिन फिर भी मैंने एक्सप्लेन वही तरीके से करा, तो उत्तर सेम है दोनों तरीके का। ठीक है, कोई दिक्कत ना है भाई, है ना, तो याद रखना 15% हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलो भाई, अगला क्वेश्चन अगेन देखो जीएसटी को लेकर के, अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था आपसे, ठीक है, कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 8वीं 2016 मतलब 2016 को लागू किया गया था। तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन, और लागू हुआ था आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, आप सभी जानते हैं, नॉर्मल सा सवाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब 4 कथन है, मतलब ऑप्शंस हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो आज के सेशन का ये लास्ट सवाल कर दें क्या, बताओ, है ना, आज के सेशन का चलो इसको लास्ट सवाल घोषित कर देते हैं भाई। ठीक है, इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, है ना। चलिए, तो आज के सेशन का ये लास्ट सवाल होगा, कथन सही है बताना है। देखो, उपराष्ट्रपति किसी राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। उपराष्ट्रपति क्यों करेगा भाई विधान परिषद, और पहली बात, किसी राज्य की जो विधान परिषद है ना, किसी भी राज्य में जो विधान परिषद होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होते हैं, भंग नहीं होते हैं, समाप्त कर सकते हो लेकिन भंग नहीं होंगे। ठीक है, तो वही चीज है,
क्योंकि विधान परिषद का भी भंग नहीं होता है। राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है ना? राज्यपाल किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा भाई। ठीक है, राज्यपाल के पास पावर होता है, जैसे राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, उसी तरीके से स्टेट में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, सी ऑप्शन देख लो, क्यों नहीं होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा को भंग कर सकता है? नहीं, मैंने क्या बोला, लोकसभा को भंग करने का पावर राष्ट्रपति के पास है, ना कि लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है? नहीं, ये तो आप सभी जानते हो कि राज्यसभा जो है परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, तो राज्यसभा को कोई भंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल चुका है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, सेशन अच्छा लगा होगा, और आई होप आप सभी का पेपर भी अच्छा हो, पेपर में भी अच्छे क्वेश्चन आए। ठीक है, जो आपने तैयारी करी है उसी पर कॉन्फिडेंट रहना है, बहुत ज्यादा भागना नहीं है इधर उधर, माइंड को डाइवर्ट मत करो, कूल होके पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलते हैं फिर, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, और ज्योग्राफी की क्लास भी आप लोगों को जल्दी ही मिलेगी, और ज्योग्राफी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आज का सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। आप सभी अपना ध्यान रखना। जय हिंद।